बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नार्सिसिज्म कोर्स में हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड जो स्टिग्मा है और मिसकंसेप्शंस हैं उनसे गो थ्रू कर चुके हैं, और इसके अलावा जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स थे हमने वो भी देखे। आज हम आगे बढ़ते हैं और उन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को देखते हैं जो नार्सिसिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन कि जो टैक्टिक्स हैं या जो मैनिपुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, ये चीज़ तमाम इंसान किसी न किसी सूरत में लाइफ के किसी न किसी हिस्से में कर रहे होते हैं। यानी मैनिपुलेट इंसान कर रहा होता है जब उसने अपने सेल्फ को बचाना होता है। तो ये जो मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स हो सकते हैं, ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो फर्क कहाँ पे आ जाता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में और जो नॉर्मल मैनिपुलेशन हो सकती है, वो उनकी इंटेंसिटी है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी है कि कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे कितना हार्म हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है दूसरों को। सो अपने डिफेंस के लिए तो मैनिपुलेट हर इंसान कर लेता है कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में, लेकिन उनको लगातार तौर पे उन टेक्टिक्स को इस्तेमाल करते जाना, ये चीज़ फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं यहाँ हम जिनकी बात कर रहे हैं, सो ये उस इंटेंसिटी से हैं जो नार्सिसिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्यों यूज़ करते हैं, क्या उन्हें मालूम होता है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करते हैं। सो मैनिपुलेशन बेसिकली है क्या? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कोई बंदा दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके बिहेवियर्स को, उनकी थॉट्स को, उनके बिलीव्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो बेसिकली ये रॉन्ग तरीके होते हैं, ये तबाहकुन तरीके होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में जो यूज़ किए जा सकते हैं, और ये है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। सो इसमें हम बहुत सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स और टैक्टिक्स जो नार्सिसिस्ट यूज़ करते हैं उनसे अभी गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले लाइंग, झूठ। सो झूठ क्या होता है? एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है और उसको सच बना के पेश किया जब जा रहा होता है। यानी फॉल्स चीज को जब सच बना के, हकीकत बना के पेश किया जा रहा है, ये झूठ कहलाता है। और मैनिपुलेटर्स, यहाँ पे दो लफ्ज यूज होंगे, मैनिपुलेटर्स और विक्टिम्स। मैनिपुलेटर्स किन के लिए यूज होगा? जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और विक्टिम्स जिनके साथ मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, जिन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो यहाँ पर विक्टिम कहलाएंगे। राइट। सो जो मैनिपुलेटर्स हैं वो क्यों झूठ बोलते हैं, इस टेक्निक को क्यों यूज करते हैं? ताकि वो जो चाहते हैं, जो कंट्रोल वो चाहते हैं, वो उनको मिल जाए। जो सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। और अब मसला ये है कि हर इंसान लाइफ में कहीं ना कहीं झूठ बोल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इनका लाइफस्टाइल हो सकता है। वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली झूठ बोलते जाएंगे और वो झूठ बोलना उनका टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि जब एक हैबिचुएशन हो जाती है, देखें जब एक शख्स झूठ बोलता है और वो लगातार तौर पे बोलता जाता है, तो वो उसमें इम्प्रूव हो जाता है। यानी वो जब झूठ बोल भी रहा होगा तो वो नेचुरली आ रहा होगा, ऐसा लगेगा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसकी आदत में शामिल है। तो वो उसको फ्रीक्वेंटली बोलते जाते हैं, तो इस हद तक मैनिपुलेशन हो सकती है। इस चीज को समझना जरूरी है। अब एक तो हो गया कि फॉल्स स्टेटमेंट देना, जो बात हकीकत के बरअक्स है वो बयान करना, ये झूठ हो गया। एक और तरह का भी झूठ होता है, यानी कोई चीज छुपाने के लिए, कोई चीज जो बतानी जरूरी थी वो नहीं बताई गई, उसका जिक्र नहीं किया गया, और उसकी जगह कुछ डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स दे दी।
उसको हाइड रख के कुछ और अंदाज में किसी और तरह से धोखे में डाल दिया, यानी झूठ बोल दिया। अब ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी इंपॉर्टेंट मालूमात जो बतानी जरूरी थी वो ना बताकर बात को घुमा फिरा कर कहीं और डाल दिया गया और उसकी जगह कुछ और बता दिया गया। ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जो अब ये ओमिशन है, जो जानबूझ के बातें, काम वाली बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ना बताना किसी भी मामले में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, ये जो ओमिशन है ये क्यों की जाती है? इसका क्या गोल है? कि जो विक्टिम है उसको सीक्रेसी की एक दीवार के पीछे रख दिया जाए, उसको तन्हा कर दिया जाए, उसको पूरी मालूमात ना दी जाए, सीक्रेट्स रखे जाएं ताकि उसको आगे चलकर एक्सप्लॉयट किया जाए। जब सारी मालूमात उसको नहीं दी जाएगी तो उसको यूज किया जाए, उससे फायदा हासिल किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको एक्सप्लॉयट किया जाए। यानी जो जरूरी मालूमात उनको चाहिए थी कि वो कोई फैसला कर सकते, उस टाइम पे वो अपने आप को गार्ड कर सकते, महफूज रख सकते, अब वो नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से जब उनसे वो खास मालूमात हाइड की जा रही होगी। सो ये हो गया लाइंग। तो ये इस हद तक जब यूज हो रहा है फ्रीक्वेंटली कि वो जब बोल रहे हैं तो आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली आ रहा है उनके मुंह से जैसे कि वो सच बोल रहे हैं। और फिर आप देखते हैं कि काफी सारी चीजें वो हाइड रख रहे होंगे। सो ये चीज जो है फर्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक लाइंग है। देन हम देखते हैं इंसिनुएटिंग कमेंट्स। इंसिनुएटिंग कमेंट्स से मुराद ये है कि वो आपको पहले तो जानते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और आपकी जो वीकनेसेस हैं और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो बटन्स हैं, वो जानने के बाद फिर उनको पुश और पुल करते रहते हैं। इसका क्या मकसद है? कि उससे एक रिएक्शन आप में जनरेट होगा, आप किसी अंदाज में तो रिएक्ट करेंगे, उस रिएक्शन से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसे हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई। ये जो यहाँ पर वो ड्रामा क्रिएट करते हैं एक तरह का, उस रिएक्शन को हासिल करने के लिए आपकी वीकनेसेस के बारे में बार बार बात की जाएगी, उनको पुश किया जाएगा, फिर पुल किया जाएगा, फिर आपको सपोर्ट किया जाएगा, फिर उसके अगेंस्ट जाया जाएगा। और ऐसा करने से जो रिएक्शन आप में जनरेट होता है वो उसको सुनना चाहेंगे, वो उस फीलिंग से उनको अच्छा फील होगा, उनको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलेगी। एक चीज ये भी, और फिर वो इस तरह की बातें करेंगे, डबल मीनिंग वाली बातें जिससे कंफ्यूजन पैदा होती है। इस तरह की बातें वो कर जाएंगे, किस लिए? ताकि वो अपने विक्टिम को हर्ट कर सकें। और फिर जब वो हर्ट कर लें और वो शख्स बताए कि आपने ऐसा किया है और वो उसको डिनाई करते जाएं रेगुलर बेसिस पे, हर्ट वो कर रहे हैं लेकिन उसका वो इनकार कर रहे हैं। अब ये कितनी तकलीफ दे सिचुएशन हो सकती है कि वो उसको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं और वो शख्स बता भी नहीं सकता, कि जब बताया जाएगा तो उस हकीकत को डिनाई कर लिया जाएगा। इस पे हम आगे चलकर बात करते हैं, गैस लाइटिंग कहलाता है ये आगे एक टेक्निक आ रही है। तो इस हद तक इशू जा सकता है। और अब मकसद क्या होता है इन इंसिनुएटिंग कमेंट्स का? कि उसकी ज़ात को कमज़ोर किया जाए, उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए, उसे थका दिया जाए। इससे क्या होता है उन्हें फ़ायदा? कि उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, मैनिपुलेटर की ईगो बूस्ट हो जाती है और एक पावर और कंट्रोल का सेंस उनको मिलता है। यही तो वो चाहते हैं, राइट? सो अब यहाँ पर ये जो पावर और कंट्रोल है ये उस डिसिप्लिन से डिफरेंट है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाह रहे होते हैं। जो टीन एज में अक्सर
इंडिपेंडेंस के लिए जो टीनेजर्स अपने लिए पावर और कंट्रोल चाह रहे होते हैं, राइट, वो एक डिफरेंट सेंस है। अगर डिसिप्लिनिंग के लिए है, इन द सेंस ऑफ इस तरह का कंट्रोल है, डिसिप्लिन करने के लिए है, आप उन्हें एक थॉट के अकॉर्डिंग ट्रेन करना चाह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चलना है, आपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये जो चीज़ है, ये पावर और कंट्रोल जो है, ये एक डिफरेंट सेंस है। लेकिन अब जो यहाँ पर आप पावर और कंट्रोल देख रहे हैं, जो लाइंग है, जो इंसिनुएटिंग कमेंट्स हैं, तो ये एक डिफरेंट सेंस आपको इसमें नजर आ रहा होगा, इसका मकसद कुछ और है, राइट। आगे चलते हैं, डिस्करेज एंड क्रिटिसाइज। अब देखिए, हम जानते हैं कि डिस्करेजमेंट नेगेटिव बिहेवियर्स की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज का मकसद ये होता है इम्प्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है, वो नेगेटिव बिहेवियर्स के लिए नहीं है। ये ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जो हर्ट करने के लिए, हार्म करने के लिए है, और जो विक्टिम है उसकी सेल्फ एस्टीम को क्रश करना यहाँ पे मकसद है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रश करना है, उसको तन्हा कर देना है, कि वो किसी की तारीफ उसे मिल सके, कोई एडमायरेशन, अटेंशन उसे मिल सके, इस चीज से रोकना है मकसद यहाँ पर। तो वो उसकी कोई अच्छी जो चीज है, जो पॉजिटिव आउटलेट्स हैं, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको डिस्करेज करेंगे। बुरी चीज से तो डिस्करेज किया ही जाता है, करना ही चाहिए, उसके लिए क्रिटिसिज्म करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो आपके लिए रुकावटें पैदा करते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सोशल क्लब्स में जाना, कोई टीम ज्वाइन वो करना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो नार्सिसिस्ट है, जो मैनिपुलेटर है, वो डिस्करेज कर रहा होगा, और उनको वो अंडरमाइन कर रहा होगा, उनको इतनी अहमियत नहीं दे रहा होगा, और उनको इजाजत नहीं दे रहा होगा, क्रिटिसाइज कर रहा होगा इन चीजों को। और अगर जो विक्टिम है वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है इन एनी फॉर्म, तो उस चीज को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, बिलिटल किया जाएगा, उसकी तहकीर की जाएगी, उसकी तारीफ नहीं की जाएगी, उसका अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर डिस्करेज एंड क्रिटिसिज्म से ये मुराद है। नेक्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक है डिमिनिश एंड डिसमिस। अब होता यूं है कि जब मैनिपुलेटर्स, नार्सिसिस्ट, जिन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अब वो ये मैनिपुलेटिव टेक्निक्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका विक्टिम है, अगर कोई वो आइडिया लेके आता है, अगर वो अपने ओपिनियंस पेश करता है, तो जो मैनिपुलेटर्स हैं वो उसको डिमिनिश करते हैं और डिसमिस कर देते हैं। उनके आइडियाज को वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते। किस अंदाज में डिसमिस कर सकते हैं इन आइडियाज को, इसके ओपिनियंस को? वर्बली भी कर सकते हैं और नॉन वर्बली भी कर सकते हैं। अल्फाज के थ्रू कर सकते हैं, या अल्फाज के बगैर, जिस तरह से आई रोलिंग है, एक अजीब सी तंजिया सी स्माइल देके उसको वो डिसमिस कर सकते हैं, राइट। अल्फाज में भी वो डिसमिस कर सकते हैं कि उनको अंडर वैल्यूड फील करवाया जाए, वो डिसमिस्ड महसूस करें, या उन्हें ऐसा लगे कि उनको उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया, जैसे नार्सिसिस्ट ने सुना ही नहीं है उनकी बात को। सो अब यहाँ पे उसका मकसद क्या है इस मैनिपुलेटिव टेक्निक का? कि वो अपनी आवाज बुलंद ना कर सकें, वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो बयान ना कर सकें, वो अपने दर्द बयान ना कर सकें। अब एक तो चीज हो गई कि उसकी अपने आइडियाज और ओपिनियंस हैं जो वो शेयर करना चाहता है, उनको तो डिमिनिश और डिसमिस किया ही जा रहा है, लेकिन जो हर्ट हो रहा है वो शख्स इन मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के साथ, वो आवाज बुलंद नहीं कर सकेगा। उसका आवाज उठाना जो है, उसको दबाना यहाँ पे मकसद है।
और अब सोचिए कि अगर यही चीज एक की बजाय दो लोग मिलके करने लग जाएं विक्टिम के साथ, तो यहाँ पर वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएगा, एक वल्नरेबल सिचुएशन में वो आ जाएगा और होपलेसनेस के चांसेस होंगे वहां पे, क्योंकि उससे कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रही होगी कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे डिस्कस करे। सो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। देन डिफ्लेक्शन, डाइवर्जन एंड इवेजन, ये नेक्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक है जो नार्सिसिस्ट यूज कर सकते हैं। अब जब विक्टिम देखेगा कि उसके साथ झूठ बोला गया है, उसको कॉन्टिन्यूसली धोखे में रखा जा रहा है, उससे चीजें हाइड की जा रही हैं, एक सीक्रेसी का पर्दा हायल है, वो क्वेश्चंस कर नहीं सकता, वो चीजें पूछ नहीं सकता है। तो यहाँ पर जब वो कोई क्वेश्चन करता है तो मैनिपुलेटर क्या करेगा, कौन सी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स वो यूज करेगा उसकी, जब वो झूठ बोल रहा है, जब वो धोखा दे रहा है, जब वो हर्ट कर रहा है अपने विक्टिम को, तो विक्टिम जो है जब वो डिफ्लेक्ट करता है, जब वो क्वेश्चन करता है, तो अब मैनिपुलेटर उसे डिफ्लेक्ट करेगा, उसको कन्फ्रंट करेगा कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये इस तरह से चलेगी ये चीज, यानी कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने क्यों झूठ बोला है, और वो आपसे कहेंगे कि आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। या तो वो डिफ्लेक्ट करेंगे या वो डाइवर्स कर देंगे। डाइवर्जन से ये मुराद है कि उस गुफ्तगू को उठा के किसी और टॉपिक पे डाल देंगे, उस झूठ को, उस धोखे को, उस पर वो बात नहीं करेंगे और किसी और टॉपिक पे जंप कर जाएंगे। इस तरह से वो डाइवर्ट कर जाते हैं। या फिर अगर वो जवाब दे भी देते हैं कभी, तो वो अवॉइड कर रहे होते हैं उस बात को, उसको तस्लीम नहीं करते कि उन्होंने झूठ बोला था, धोखा दिया था, वो उस पर बात सुनना ही नहीं चाहते। तो एक इररेलेवेंट सा जवाब दे देंगे, आपको ब्लेम कर देंगे, एक कंफ्यूज्ड सी स्टेटमेंट दे देंगे, या एक मीनिंगलेस सा जवाब दे देंगे, और आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस चीज से। तो यहाँ पे इसका क्या मकसद है कि विक्टिम को कंफ्यूज रखना है, उसको इम्बैलेंस करना है, और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेनी। सो ये है डिफ्लेक्शन, डाइवर्जन एंड इवेजन। नेक्स्ट टेक्निक है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन से ये मुराद है कि जो विक्टिम की नाकामियां हैं उन पे खूब शोर मचाया जाएगा, उनको ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, उन कमजोरियों को ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। इस पे आगे चल के हम बात करते हैं कि उन फेलियर्स की रीजन भी वो खुद किस अंदाज में बन रहे होते हैं, ये आगे हम टेक्निक्स देखते हैं। लेकिन अगर उसकी कोई फेलियर्स हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, तो उनको ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, उनको शाउट आउट किया जाएगा। और जो उसकी सक्सेसेस हैं, उसकी सक्सेसेस को विस्पर किया जाएगा, उनको इतनी अहमियत ही नहीं दी जाएगी, और उसके बारे में जैसे सरगोशी की जाती है, इट्स ओके। और कोई भी जहां पर तवज्जो मिल रही होगी विक्टिम को, प्रेज मिल रही होगी, तो उसको डिमिनिश किया जाएगा, उसको बुरा समझा जाएगा मैनिपुलेटर की तरफ से। तो अब खुद आप सोचिए कि जो शख्स कोई कुर्बानियां दे रहा है, कोई मेहनतें कर रहा है, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी वर्क, तो वहां पर जो उनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनकी मेहनतें हैं, अगर वो अननोटिस जा रही हों और उनकी शॉर्ट कमिंग्स को उछाला जा रहा हो,
उनकी कमजोरियों को, उनके फेलियर्स पे ज्यादा बात की जा रही हो, उनके उन्हें ताने मिल रहे हो, तो कैसी सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पर भी क्या मकसद है कि उसको किसी अंदाज में सक्सेसफुल ना होने दिया जाए, उसके उससे सारी एनर्जी खींच ली जाए, उसको ताने दे देकर और उसकी जो कमजोरियां हैं उन पर बात कर करके, उसके जो फेलियर्स हैं उन पर बात कर करके, उसकी जो गलतियां हैं उन पर बात कर करके उसको एनर्जी से ड्रेन करते रहें, ताकि उन्हें अपने आप पे शक हो जाए। और फिर सेंटर ऑफ अटेंशन कौन बन जाए? मैनिपुलेटर। जाहिर है, जब एक विक्टिम को डिग्रेड कर दिया, उसकी फेलियर्स पे, मिस्टेक्स पे बात करते रहे, अब सेंटर ऑफ अटेंशन फिर कौन बन जाएगा? ऑब्वियसली द मैनिपुलेटर। और फिर वो अपनी बातें सुनना चाहेगा आपसे, और विक्टिम को वो बिलिटल करता जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे ही उसे मौका मिला, वो उसकी तहकीर करता जाएगा, उसको डीवैल्यू करता जाएगा। नेक्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक इज इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स क्या हैं? कि जब आप इन सब मैनिपुलेटिव टेक्निक से हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं और अपनी नाराजगी उनसे बयान करते हैं, मैनिपुलेटर से सवाल करते हैं या शिकायत करते हैं किसी उस चीज के बारे में जो वो कुछ कर रहे हैं, जब वो ये सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मैनिपुलेटर या तो गुस्से में आ जाता है, वो विक्टिम पे गुस्से में आ जाता है कि आपकी क्या मजाल है कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने वाला समझ रहे हो। वो विक्टिम पे गुस्सा हो जाते हैं या वो खुद नाराज हो जाते हैं। यानी आप उनसे उनके किए गए बिहेवियर्स पर बात नहीं कर सकते, वो इमोशनल बैरियर्स खड़े कर देते हैं। और जो मैनिपुलेटर है, विक्टिम की इस ऑब्जेक्शन पे, इस सवाल पे कि उसे हर्ट हुआ है, उसे हर्ट किया जा रहा है, तो उस पर सारा ब्लेम डाल दिया जाता है, उसको डिमीन किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर विक्टिम किसी चीज से खुश हो रहा है, तो एकदम उस पर अटैक किया जाता है कि ओ तुम तो बड़े खुश हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम्हें तो खुशियां मिल रही हैं, जबकि तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। सो इस तरह के इमोशनल बैरियर्स खड़े कर दिए जाते हैं, और ये भी एक बहुत तकलीफ दे मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसी तरह से गिल्ट ट्रिप, अपने विक्टिम को गिल्ट्स में रखा जाता है, एक थ्रेटन किया जाता है, एक तरह से एक अंदाज है धमकाने का कि जो विक्टिम है वो तो कॉन्सेंशियस है, वो अच्छी और बुरे की तमीज समझता है। जब आप उसे गिल्ट दे रहे हैं बार बार किसी एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें शायद उसका कोई किरदार है या नहीं, अगर है भी तो उसको इतना ज्यादा गिल्ट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या मकसद है कि वो सेल्फ डाउटिंग रहे, उसके सेल्फ एस्टीम को तबाह किया जा रहा है यहाँ पे। इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें, इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स के जो असरात हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। ये चीजें मेमोरी लॉस की तरफ ले जा सकती हैं और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ भी ले जा सकती हैं। इसी तरह से इसका ये मकसद है कि उसको एंशियस रखना, वो डरा रहे, वो उसके कंट्रोल में रहे, उसके आगे झुका रहे, एक सबमिसिव पोजीशन में रहे। इस तरह उसको गिल्ट में रखते हैं, उसे बार बार बताया जा रहा होता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, आपको तो इतनी फिक्र ही नहीं है, गिल्ट्स में रखा जा रहा होता है। या फिर ये कहा जाता है कि आपको जो मिल रहा है उतना आप डिजर्व नहीं करते हो, या आपको बड़ी आसानी से मिल गया ये सब कुछ। उसके पीछे चाहे उस विक्टिम की कितनी ही मेहनत हो, या इन मसाइल में उसका कितना ही किरदार हो, इस चीज के बरक्स
ये चीज मैटर ही नहीं करती कि विक्टिम कितना अच्छा है, कितनी मेहनत कर रहा है या कितना बुरा है। इट डजेंट इवन मैटर। नार्सिसिस्ट ने, मैनिपुलेटर ने इसी तरह से करना है, ये उसका लाइफस्टाइल है। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैनिपुलेटर ने खुद कितना कंट्रीब्यूट किया है उस चीज के लिए। उसने गिल्ट ट्रिप करना है, और इस चीज से जो विक्टिम है उसने हर्ट होना है, और यही उसका मकसद है कि वो सेल्फ डाउट का शिकार रहे, वो स्ट्रांग ना हो पाए, वो सबमिसिव पोजीशन में रहे, और वो एंशियस रहे, क्योंकि मैनिपुलेटर को कंट्रोल चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक है इनएप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर नामुनासिब किस्म की पाबंदी आपको नजर आती है। अब कोई भी शख्स है, उसे उसका हक है कि उसे सीरियस लिया जाए, उसकी बातों को सीरियस लिया जाए, उसे सुना जाए। इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसका क्या पोटेंशियल है। अब जो जो नार्सिसिस्ट है वो उस बंदे को अकेला इसलिए कर देते हैं, उनका मकसद क्या है, उसको अकेला करना चाहते हैं क्योंकि बाकी सब लोग हो सकता है कि उसे सुने भी। यहाँ पे मकसद उसकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाना है। तो हर इंसान का ये राइट होता है कि उसे सुना जाए, उसे सीरियस लिया जाए। नार्सिसिस्ट आपको सीरियस नहीं लेंगे। जब आपको सीरियस लिया जाता है, जब आपकी एबिलिटीज को सराहा जाता है, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो इससे आप अपने फुल पोटेंशियल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं चाहता। इसी तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, वो उन इंटरेस्ट को भी डिग्रेड करता है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस आपको नजर आती हैं कि इसमें क्या रखा है, ये करके आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं होता, क्या है, नथिंग। तो इस तरह से जो रास्ते हैं कि आप एक लाइफ में मीनिंग फाइंड कर सकें, एक सुकून और फुलफिलमेंट महसूस कर सकें रिलेशनशिप्स में, उस तरफ बढ़ने से आपको रोकना इसका मकसद। तो ये इन अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो विक्टिम को फेस करनी पड़ सकती हैं। और मैनिपुलेटर की लॉन्ग टर्म में इसी तरह के बिहेवियर्स रहेंगे कि वो विक्टिम की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करता रहेगा, वो उसकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करता रहेगा। इसका मकसद क्या है कि उसको सक्सेस की तरफ ना बढ़ने दिया जाए, उसको खुशी की तरफ ना बढ़ने दिया जाए। या कोई भी चीज जो विक्टिम चाह रहा है और मैनिपुलेटर नहीं चाहता कि उसको वो मिले, मैनिपुलेटर समझता है कि ये इस काबिल नहीं है, इसको ये सब नहीं मिलना चाहिए, तो वो अंदर ही अंदर इस तरह की मैनिपुलेशन टेक्निक्स रखता है और वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिपुलेटर्स को पता होता है कि वो सब क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से हार्म कर रहे हैं। मोस्टली मैनिपुलेटर्स को इस चीज़ का इदराक होता है, वो देख रहे होते हैं। पर जो हमने बात की थी कि देयर कैन बी अ चांस कि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्शियंस, वो अच्छे और बुरे में तमीज ही नहीं कर पा रहे होते। वो सेल्फ के इम्पोर्टेंट समझने को इस हद तक ले रहे होते हैं कि वो अपनी ज़ात को, सिर्फ अपनी ज़ात के ही फायदे को देख रहे होते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है, उनकी कहाँ तारीफ हो रही है। एंड दे लैक एम्पथी। यहाँ पर उन्हें इस चीज़ से कोई भी सरोकार नहीं है इन द लॉन्ग रन कि उनके जो सामने शख्स है वो भी इंसान है, उसे भी सीरियस लिया जाना चाहिए। नो, दे लैक एम्पथी। उनका ट्रू पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए, उन्हें अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस करने की और एक्सप्लोर करने की इजाज़त होनी चाहिए। और वो ट्रू मीनिंग और फुलफिलमेंट जो लाइफ की है, कि वो सुकून पा सकें, इस चीज़ की तरफ
वो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लगातार तौर पे ऑन गोइंग बिहेवियर्स ऐसे होंगे मैनिपुलेटर के कि वो विक्टिम की लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करता रहेगा। उसको मालूम भी होगा, बट वो करता रहेगा। खुद वो स्ट्रांग होता जाएगा अपनी नज़र में, तो वो ऐसा फील करेगा कि मैं कंट्रोल करके स्ट्रांग हो रहा हूँ। ये जस्ट उनका एक पर्सपेक्टिव ही होगा कि वो स्ट्रांग फील करेंगे। सो दिस इज इनअप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे हार्म ज्यादा किसका हो रहा होगा? विक्टिम का हार्म हो रहा होगा। देन थ्रेट्स, धमकियां। अब यहाँ पर जो धमकी से मुराद है वो मोस्टली फिजिकल फॉर्म में नहीं, कभी कभी इसको हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्रेट से ये मुराद है इन द कॉग्निटिव सेंस और इन द सोशल सेंस। यानी इस तरह की थॉट पैटर्न्स हैं, इस तरह के ख्यालात होंगे उसके, और वो इस तरह से ख्यालात के जरिए इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निशंस वो अपने ख्यालात इम्पोज कर रहा होगा वहां पे एक थ्रेट की सूरत में। और सोशल इन द सेंस कि उसको सोशली एक्सक्लूड किया जाए, वो अपने पेरेंट्स के साथ इन टच ना रहें, वो अपनी फैमिली के साथ इन टच ना रहें, वो किसी और के साथ ज्यादा इन टच ना रहें। सोशल एक्सक्लूजन ये एक सबसे बड़ी थ्रेट होती है, ताकि वो ऐसे बेबस हो जाएं, वो अंडर कंट्रोल आ जाएं, और उनकी जो ये नीड है कि बिलोंग टू अ फैमिली एंड फ्रेंड, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, उसको इफेक्ट करना। अब ये जो थ्रेट्स हैं, ये किसी का माइंड तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये शॉर्ट टर्म में इतना डेंजरस तो नहीं लग रहे हैं कि अगर वो उनको आइसोलेट कर भी रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ दे जरूर हो सकते हैं। जब वो हेल्प के लिए कहीं जाना चाहेंगे तो उन्हें हेल्प दरकार नहीं होगी। और ये इस चीज पे भी असरअंदाज होंगे कि वो जो विक्टिम्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, क्योंकि थ्रेट एक मौजूद है, एक खौफ उनके दिल में डाल दिया गया है चीजों का। और ये सब ऐसे हुआ है, ये सब उन्होंने इस अंदाज में मैनिपुलेट किया है, वो बातें उन्हें सुनाते रहे हैं, उनका किसी से भी कोई इंटरेक्शन होता था वो उसको नेगेटिव रंग देते रहे हैं। और ये इतना मुसलसल हुआ कि वो खौफ उसके दिल में बिठा दिया गया है कि अब वो तकलीफ महसूस होगी उसे अगर वो किसी से बात करता भी है। सो ये मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं। इसका क्या मकसद है थ्रेट, इस तरह के थ्रेट्स का? कि उसकी लाइफ पे पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, उसकी जो चॉइसेस हैं वो महदूद हो जाए, वो उन पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। सो इस तरह से थ्रेट के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, आप समझ सक रहे होंगे कि ये कितनी हार्मफुल हो सकती हैं फॉर इमोशनल वेलबीइंग, और कितनी इमोशनली थका देने वाली हो सकती हैं, तकलीफ दे हो सकती हैं। और अगर यही पैटर्न्स लॉन्ग टर्म में रहें तो उनके क्या असरात हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लेमिंग। ब्लेमिंग से क्या मुराद है? कि इल्जाम दे देना, राइट। अब जो विक्टिम है, जो ये सारी जो हम बात कर रहे हैं मैनिपुलेटिव टेक्निक्स जो सह रहा है, अब उसके ऊपर सारा मसला उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि जो तकलीफें वो सह रहा है वो उसी की वजह से हैं। और मैनिपुलेटर वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपने एक्शंस की कहाँ जिम्मेदार है? सारा मसला तो विक्टिम का है। इन द माइंड्स ऑफ मैनिपुलेटर वो इस तरह से ब्लेम कर रहे होते हैं विक्टिम को।
और वो इस बात की यकीन दहानी करा रहे होते हैं कि ये सारी चॉइसेस जो हैं वो विक्टिम की हैं, विक्टिम ने ही ये किया है, उसी की गलती है। जो ट्रबल जो पेन उन्हें मिल रहा है, वो विक्टिम को वो वाली बातें याद करवाते रहते हैं जो उनकी मिस्टेक्स हैं, कि ये इस वजह से हुआ, चाहे वो रियल था या परसीव था। लेकिन वो चूंकि ब्लेम दे रहे होते हैं, वो उन्हीं बातों का तस्करा कर रहे होते हैं लॉन्ग टाइम में, चाहे वो सब कुछ मैनिपुलेटर की वजह से हुआ या वो मैनिपुलेटर ने उन्हें फोर्स किया। सारे वो इन्हीं कंट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से हुआ, मैनिपुलेटिव और डिसेप्शन के टैक्टिक्स की वजह से वो सब कुछ होता रहा। लेकिन यहाँ पर विक्टिम को जो उसकी चॉइसेस हैं वो उसके ऊपर डाल दी जाएंगी कि यू आर टू ब्लेम। अब यहाँ पे क्या मकसद है कि विक्टिम को डिफेंस में लेके जाना, वो डिफेंसिव रहे, वो सहता रहे। और इस तरह का एक सीक्रेट्स की वॉल, कि उसे ना नजर आए कि इस सब के पीछे मैनिपुलेटर क्या कुछ कर रहा है, उसकी जो मैलिशियस इंटेंशंस हैं, उसकी क्या नीयतें शामिल हैं, वो क्या चाह रहा है। और वो ये सारी टेक्निक्स यूज कर रहा है, वो समझ रहा है कि ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं विक्टिम को, और विक्टिम को थ्रेट करके, ब्लेम करके, मैनिपुलेट करके वो उसकी सेल्फ एस्टीम को डाउन कर रहा है और अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर लेके जा रहा है। ये होता है मैनिपुलेटर के माइंड में। उसे नहीं पता कि ये सारी चीजें जो हैं वो उस शख्स को समझ आ रही हैं, बिकॉज दे लैक एम्पैथी एंड दे नीड कंट्रोल, दे नीड ग्रैंडियोसिटी, दे नीड इंटाइटलमेंट, देन इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन से ये मुराद होता है कि विक्टिम के जो इमोशंस हैं उनको तस्लीम ही ना करना, उनको दुरुस्त ही ना समझना, उनको वैलिडेट ना करना। यानी उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो तकलीफ है, उसका जो पेन है, उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। अब जो भी तकलीफ है, ये जो हम सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स देख रहे हैं, इनसे जो जो तकलीफ, इमोशनल पेन मिला है विक्टिम को, तो अब मैनिपुलेटर क्या करता है, ये सब कुछ तो हुआ ही नहीं है, या अगर हुआ भी है तो इतना बुरा तो नहीं था जितना तुम्हें लग रहा है। अब उसके पेन को वैलिडेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, समझा ही नहीं गया, तो वैलिडेट कैसे किया जाएगा। कभी कभी वो इस तरह कह सकते हैं कि ओके, आप जिस तरह से महसूस कर रहे हो तो उसके लिए वो सॉरी कह सकते हैं। लेकिन वो इस अंदाज में कह रहे होंगे कि विक्टिम का जो ग्रीफ है, उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, वो इररेलेवेंट है, वो इतना ज्यादा नहीं है जितना वो शो कर रहा है। और उनके माइंड में ये है कि ये कुछ भी नहीं है, जाहिर है। वो अपने आप को क्या समझते हैं मैनिपुलेटर्स, उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, वो अपने आप को अलग समझते हैं, जुदा समझते हैं, खास समझते हैं, स्पेशल समझते हैं। तो दूसरा शख्स कैसे उसकी फीलिंग्स इतनी मैटर कर सकती है उनकी निगाह में, राइट। तो उनका जो पेन है, उनका जो दुख है, वो क्या है, इररेलेवेंट, और उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
अब इनवैलिडेशन का क्या मकसद है कि उसकी इमोशंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ताकि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद ही सवाल उठाएं कि ये फीलिंग्स क्यों हैं, उन्हें अपने आप पे शक हो जाए। जिस तरह से नार्सिसिस्ट का सेंस ऑफ सेल्फ इतना नहीं है, वो समझ रहे हैं इनका भी इतना सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, और हम जिस डाउट में इनको डालेंगे ये उस डाउट में आ जाएंगे। और अक्सर जो सेंसिटिव लोग हैं वो उस डाउट में आ जाते हैं, वो खुद को क्रेजी समझने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। और अगर विक्टिम को वो समझ रहा है कि ये मैनिपुलेटर की वजह से, तो वो गिल्ट उसे अपने लिए फील होने लग जाएगी, ये सब तो उसका किया धरा है। और मैनिपुलेटर इस चीज से आजाद हो जाए कि उस पर तो कोई ब्लेम नहीं है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा ही है। तो वो अपने ऊपर से गिल्ट को हटाने के लिए उनकी फीलिंग्स को ही रिजेक्ट कर देते हैं और वैलिडेट नहीं करते, तस्लीम ही नहीं करते। देन एक और मैनिपुलेटिव टेक्निक है साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट में जो मैनिपुलेटर है वो बात करना छोड़ देगा, वो कम्युनिकेट करना छोड़ देगा। और सजा के तौर पर, अभी हम आगे चलकर देखते हैं व्हाट इज लव बॉम्बिंग, कि जिस तरह से उसने विक्टिम को एक तरह से आदी बनाया है, एक तरह से उसने पहले लव बॉम्ब करके उसको इतनी रिस्पेक्ट दी है, इतना प्यार दिया है उसको, जैसे कि वो सोलमेट्स हैं, इतने उसके करीब हुआ है, और बहुत सी तारीफें की गई हैं उसकी, उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट की गई है। अब वो सब करने के बाद ये सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स सामने आती हैं, तो ये इसलिए और भी ज्यादा पेनफुल होती है। अब साइलेंट ट्रीटमेंट में ये होता है कि वो उसे इमोशनली या फिजिकली खुद से दूर कर देते हैं, और इसका मकसद है उन्हें सजा देना। अब उसको जो वो मोहब्बत चाह रहा है वो उसको ना मिले, जो अफेक्शन अटेंशन अब वो चाह रहा है वो उसको ना मिले और उसे तकलीफ हो, इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें ये होता है, ये चीजें आपको उनकी बातों में भी नजर आ रही होती जब वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसका पैगाम ये होता है, ये मकसद वो दे रहे होते हैं कि आपकी कोई वक़्त नहीं है, आप कोई वर्दी नहीं है। और मैनिपुलेटर जो है वो बिल्कुल आपको एक्नॉलेज नहीं करता, आपकी ज़ात की कोई भी हैसियत नहीं है। सिर्फ किस जुर्म के पादाश में कि उसने इन सारी मैनिपुलेशन की जो टेक्निक्स हैं इस पे बात करना चाहिए थी। उसे जो पेन फील हो रहा था वो तो नहीं समझ पा रहा था इन सारी टेक्निक्स को, लेकिन उसे पेन फील हो रहा था, वो सवाल उठाना चाह रहा था, वो पूछना चाह रहा था, उसे पूछने की इजाजत नहीं दी गई। और उससे पूछने पे ही, उसके दर्द बयान करने पे ही क्या हुआ कि अब मैनिपुलेटर नाराज हो गया है, वो उसको सजाएं देगा। और उस सजा का एक अंदाज ये भी हो सकता है कि वो उसे छोड़ दे, उससे बात ना करे, वो उसे ब्लॉक कर दे, वो उससे दूर चला जाए, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट। देन लव बॉम्बिंग, ये जो फेज है, जो ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जो नार्सिसिस्ट यूज कर सकते हैं, ये स्टार्ट में उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनसे उनमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, इतनी ज़्यादा वो अटेंशन दे रहे होते हैं विक्टिम को, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे होते हैं
और इस तरह से वो उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। उसको सुना जाता है, उसकी इनसिक्योरिटीज को जाना जाता है और फिर बाद में उन्हीं सब पे अटैक करके कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे लव बॉम्बिंग दिखने में तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है कि उसमें अटेंशन दी जा रही है, अफेक्शन दी जा रही है। बाद में इन्हीं चीजों पर, जिन जिन चीजों में वो इनसिक्योर है, उन्हीं पर अटैक किया जाएगा। उन्हीं से रिलेटेड मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज की जाएंगी। सो लव बॉम्बिंग के फेज में, एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, उनका हाईएस्ट इंटरेस्ट होगा, विक्टिम में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, एक्सट्रीम पे, शिद्दत का, इंटेंस लव वहां पे पाया जाएगा। दे विल बी योर सोलमेट्स। और ये है लव बॉम्बिंग। इसका क्या मकसद है कि जब वो आप पे काबू पा लेंगे, तब असल जो अब्यूज है और जो कंट्रोल है और जो मैनिपुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो लॉन्ग टर्म में जारी रहेगी। और एक मकसद ये भी है कि जो उनका इमोशनल स्टेट है, उनकी जो अटैचमेंट है, उनकी जो डिपेंडेंसी है, वो मैनिपुलेटर से जुड़ जाए। देन कोवर्ट एग्रेसिव अब्यूज। अब यहाँ पर ये होता है कि ये इस तरह की मैनिपुलेटिव टेक्निक है जो ढकी छुपी लग सकती है, क्योंकि ये टीचिंग के सेंस में हो सकती है, हेल्पिंग के सेंस में हो सकती है, नसीहत की सूरत में हो सकती है, और आपको सॉल्यूशंस देने की सूरत में हो सकती है। हो सकता है कि मैनिपुलेटर इस तरह से नजर आ रहा हो कि जैसे वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है, वो बहुत मुखलिस है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? जैसे ही वो आपकी हेल्प कर लेंगे, आपको एडवाइस दे चुकेंगे, आपको कुछ टीच कर लेंगे, इसके बाद आने वाले वक्त में क्या होगा? वो आपको पुट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। और ये हेल्प करके वो आपको आपकी इन्फीरियरिटी के बारे में कन्विंस करना लग जाएंगे कि तुम्हारी क्या औकात थी, तुम्हारी क्या हैसियत थी, तुम तो इन्फीरियर थे, वो तो हमारी सुपरियॉरिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो ये कोवर्ट एग्रेसिव अब्यूज है, जो हेल्प की सूरत में है, मशवरों की सूरत में है, आपको टीच करने की सूरत में है, सिखाने की सूरत में है। और इस मैनिपुलेशन टैक्टिक की वजह क्या है, गोल क्या है, क्या मकसद है, वो आपको बिलेटल करना चाहते हैं। आपको ये चीज नजर आ रही होगी पूरे रिलेशनशिप में, या पूरा जो आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल है, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं विद अ पार्टनर, विद अ कोलीग, विद अ फ्रेंड, वहां पर आपको ये चीजें सारी नजर आ रही होंगी कि आपकी तहकीर की जा रही है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, और इस सब को एंजॉय किया जा रहा है, आपको डिमीन किया जा रहा है, बिलिटल किया जा रहा है, और इस सब को एंजॉय किया जा रहा है। इस सब से वो समझ रहे हैं उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रही है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। और वो समझ रहे होते हैं कि वो इस सारी मैनिपुलेशन को कवर कर रहे हैं, उसको हाइड रख रहे हैं, चूंकि इन टेक्निक्स का उन्हें पता है, और जो विक्टिम है वो तो इन टेक्निक्स को नहीं जानता कि वो किस तरह से यूज की जा रही है।
लेकिन विक्टिम इतना ज़रूर जानता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसे इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, इतना वो ज़रूर जान रहा होता है, राइट। सो इन मैनिपुलेशन की जो टेक्निक्स हैं, इनका समझना ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों से महफूज रहा जा सके। देन सेटिंग अप टू फेल। अब हमने देखा कि ये जो ऊपर सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं, कितनी ड्रेनिंग है ये, एनर्जी को ड्रेन कर देने वाली, थका देने वाली, इमोशनली थका देने वाली। अब ये जो शख्स है, जो मैनिपुलेटर है, वो अपने विक्टिम को इस स्टेट में रखेगा, ऐसे स्ट्रेस में और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखेगा कि फेलियर सर्टन नजर आ रहा हो, यानी यकीनी तौर पर उसे नाकामी नजर आ रही होगी। और अब जो आउटकम आएगा, जो नाकामी का सिला आएगा, वो विक्टिम पे डाला जाएगा, उसको डिसक्रेडिट किया जाएगा, उसको ब्लेम किया जाएगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। ये सब कुछ कोवर्टली भी किया जा सकता है, ये नहीं कि सामने वो शायद अल्फाज में उस चीज़ को ना बयान करें ज़्यादा, कोवर्टली वो कर रहे हों। उनकी थॉट्स और फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस यही हैं कि वो आपको फेल देखना चाह रहे हैं। दे आर सेटिंग यू अप टू फेल। अब यहाँ पर ये जो मैनिपुलेशन की टेक्निक है, ये एक तरह से प्रोजेक्शन होती है कि जो बुली है, जो नार्सिसिस्ट है, उसकी जो फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी हैं, उसकी जो फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम है, उसकी जो लो सेल्फ एस्टीम है, उसको वो विक्टिम पे प्रोजेक्ट कर रहा है। चूंकि वो कामयाब नहीं हो सका, अब वो चाह रहा है विक्टिम भी किसी चीज में सक्सेसफुल ना हो, इसलिए वो ऐसी सिचुएशन बना देगा कि फेलियर सर्टन हो जाए। ऐसी सिचुएशन के जो विक्टिम है वो डिमीन्ड, बिलिटल्ड नजर आए, और जो मैनिपुलेटर खुद है वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ, ग्रैंडियोसिटी के साथ, स्पेशलिटी के साथ, यूनिकनेस के साथ उभर कर सामने आए। सो फीलिंग इनोसेंस और कंफ्यूजन से ये मुराद है कि जब मैनिपुलेटर हार्म कर रहा है, इमोशनली अब्यूज कर रहा है, तो अब कुछ कुछ असरात विक्टिम को नजर आ रहे होंगे, वो चीजें उसे नजर आ रही होंगी। तो अब यहाँ पर जो मैनिपुलेटर है वो साथ साथ ये यकीन दहानी भी करता रहता है कि उसका जो नुकसान देना है, ये जो नुकसान हो रहा है, ये अनइंटेंशनल था। पहले तो काफी दफा उसने ये भी ट्राई की कि वो उसी का कसूर था, विक्टिम का ही कसूर था। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो समझे कि ये चीजें अब क्लियर होती नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर वो इनोसेंस जाहिर करेगा अपने लिए कि वो तो मासूम है, या कंफ्यूजन हो गई है, अनइंटेंशनली हो गया है, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। कि उनकी ये नीयत तो नहीं थी, कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जब आप उस हर्ट को बयान करते हैं, जब विक्टिम उस तकलीफ की बात करता है या उस नुकसान की बात करता है,
तो एकदम से हैरानी शो करते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। उनका जो डम प्ले है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो जानते ही नहीं कि क्या हुआ, या कि विक्टिम किस बारे में बात कर रहा है, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रही विक्टिम क्या कह रहा है। वो हैरान हो जाते हैं। वो अपनी जात में इतने जज्ब हैं कि ये सारी टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं अपने सेल्फ इमेज को, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए एक तरह से। लेकिन जब ये चीज उन पर आ जाए, वाजे हो जाए कि ये उन्होंने किया है, तो वो उसको वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं करते, और ब्लेम तो वो करते ही हैं, विक्टिम पर तो वो डालते ही हैं, इनकार तो वो करते ही हैं, बात को तो वो घुमा ही लेते हैं। ये सारी चीजें वो कर भी रहे होते हैं। और कभी अगर उन्हें एहसास हो भी जाए कि उनसे गलती हुई है, तो यहाँ पर वो मासूम बन जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, कि उन्हें मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करने आ रही होती। वो खुद को मासूम कहने लग जाते हैं। ऑल द डैमेज हैज बीन डन, सारी तकलीफ वो दे चुके हैं, आगे भी वो देते रहेंगे। हार्म जो है वो जारी रहेगा, हिडन सूरत में रहेगा जारी, कोवर्टली भी रहेगा जारी। ठीक है, लेकिन वो वो मासूम रहेंगे, या वो मासूम होंगे, या ये अनइंटेंशनली हो गया, उन्होंने तो जानबूझ के नहीं किया, या एक कंफ्यूजन की फिजा कायम हो जाएगी कि उन्हें पता ही नहीं है ये क्या हुआ है। वो हैरान हो जाएंगे एकदम से कि ये कैसे हुआ। इसका क्या मकसद है, कि वो खुद को जब मासूम कह रहे हैं और एक कंफ्यूजन की फिजा कायम कर रहे हैं, कि विक्टिम की जो जजमेंट है, कि वो सिचुएशन को कैसे देख रहा है, वो उसी को क्वेश्चन कर ले। शायद वो खुद को ही पागल समझने लग जाए। अब ये सारी चीजें आपको मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स में नजर आ रही होती हैं, या इनमें से अक्सर चीजें आपको वहां पे नजर आ रही होती हैं। सो क्या होता है, कि जो विक्टिम है वो पावरलेस महसूस करता है, कि उसे धोखा दिया जा रहा है, उसे एक पर्दे के पीछे रखा जा रहा है, उसे चीजें हाइड की जा रही हैं, उसे तकलीफ दी जा रही है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, और उसे डिग्रेड और डिवैल्यू किया जा रहा है। अब यहाँ पर वो पावरलेस फील कर सकता है, और उसे झूठा भी कहा जा रहा है, उसे पागल भी प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि वो किस तरह से सोचता है, और उसकी जजमेंट को क्वेश्चन करने की कोशिश की जा रही है, कि वो अपनी सैनिटी पे सवाल उठाएगा कि ये जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये इस तरह से है जैसे कि ये मुझे बताया जा रहा है, या ये सब क्या है। राइट। सो इस चीज को गैस लाइटिंग कहते हैं। ये टेक्निक आगे इंशाल्लाह आ रही है। नेक्स्ट इज विलिफाइंग द विक्टिम। अब यहाँ पर जो विक्टिम है, जिसके साथ ये सारी मैनिपुलेशन हो रही है, की जा रही है, उसको अब्यूजर बनाकर पेश किया जाएगा। अब मैनिपुलेटर ये सारी टेक्निक्स तो वो यूज कर रहा है, उसको डिफेंसिव पे वो लेके जा ही रहा है। अब कि विक्टिम अपने लिए स्टैंड ना ले सके, उसी को अब्यूजर करार दे दिया जाता है। तो इसे कहते हैं विलिफाइंग द विक्टिम, कि यानी विक्टिम जो है वो अब्यूज कर रहा है, वो इमोशनली हर्ट कर रहा है, वो इमोशनली ड्रेन कर रहा है। जो चीजें वो खुद कर रहे हैं,
अब उन सब का ब्लेम जो है वो विक्टिम पे आ जाता है। जब विक्टिम को मालूम है कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, अब यहाँ पर मैनिपुलेटर का ये मकसद है कि उसको और तकलीफ दी जाए, कि इसको ये मालूम हो रहा है, ये सवाल उठा रहा है, तो उसको और हर्ट किया जाए, एक नाराजगी पैदा की जाए, रिजेंटमेंट वहां पे बिल्ड की जाए, और जो विक्टिम है उसको एक ट्रायल पे डाल दिया जाए। कि अभी वो समझने ही लगा है कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, उसे एक और परेशानी में डाल दिया जाए, और उनको गिल्टी फील करवाया जाए, कि वो अपनी पोजीशन पे निगाह डालें कि ये उनका ही कसूर है, वही ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब जो विक्टिम डिफेंस में जो चीजें करता रहा या उससे जो कुछ होता रहा, हर पर्सनैलिटी एक डिफरेंट अंदाज में टैकल कर सकती है इस तरह की मैनिपुलेशंस को, प्रॉब्लम्स को। तो अब जिस अंदाज में वो विक्टिम टैकल करता रहा है, क्वेश्चन करता रहा है, अब वो सारी चीजें उसी पे डाल दी जाएंगी कि ये आपकी वजह से हुआ है, आपके इस बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ है। सो दिस इज नोन एज विलिफाइंग द विक्टिम। एक और चीज आपको देखने में नजर आती है, वो है रिवेंज सीकिंग, बदला लेना। सो बदला तो कोई भी इंसान ले सकता है। सो जो नार्सिसिस्ट है वो इस टेक्निक को किस तरह से यूज करते हैं, कि जब नार्सिसिस्ट को, मैनिपुलेटर को ये महसूस होता है कि उसके साथ रॉन्ग किया जा रहा है, अब वो जो सेफ्टी के लिए एक्शंस ले रहा है, या उनके लिए क्वेश्चंस अराइज कर रहा है विक्टिम, ये नार्सिसिस्ट को अटैक लग रहा होता है अपनी जात पे। सो इस अटैक के लिए वो, अब उसने बदला भी लेना होता है। ये जो रिवेंज सीकिंग है, ये एक स्मीयर कैंपेन के फॉर्म में हो सकती है, कि वो दूसरे लोगों को भी उसके खिलाफ कर देता है। अब ये जो रिवेंज सीखेंगे किसी भी जगह पर हो सकती है, किसी सेटिंग में हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है। ओपन मीटिंग में उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया, विक्टिम्स को। सो एक तरह से हम देखते हैं कि एक रिवेंज सीकिंग का सेंस यहाँ पे पाया जाता है। और आपने तो देखा है कि जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं वो ऑलरेडी इतनी शदीद हैं, दे कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग, इमोशनली पेनफुल। तो अब उस पर भी मजीद रिवेंज सीख किया जा सकता है। सो प्रॉब्लम इस हद तक शदीद हो सकता है। सो अब तक हम बात कर चुके हैं तमाम जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं, जो मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स हैं, उन पर। इसमें आई थिंक हमने गैस लाइटिंग को मिस कर दिया है। गैस लाइटिंग पे भी हम बात कर लेते हैं। कुछ कुछ टेक्निक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा जिक्र हुआ है गैस लाइटिंग का, लेकिन बेसिकली गैस लाइटिंग ये है कि जो रियलिटी है उसको डिस्टॉर्ट करना, जो चीजें की गई हैं मैनिपुलेटर की तरफ से, उनको तस्लीम ना करना और हकीकत को चेंज करना, यानी कि ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीजें जो रियलिटी में हुई हैं, रियली हुई हैं, और उसको याद भी है कि ऐसी चीजें हुई हैं, अब उनका टोटली इनकार कर देना कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये चीज कहलाती है गैस लाइटिंग। और ये शदीद इंटेंस इमोशनल एब्यूज के तौर पर इसको साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। गैस लाइटिंग जो नाम है, ये एक प्ले था 1938 का, जिसका नाम था गैस लाइट। इसमें यूं होता है कि एक हस्बैंड जो है
वो अपनी वाइफ को उसके सामने जो गैस की लाइट्स होती हैं उनको डिम करता है और फिर इनकार कर देता है कि उसने ऐसा किया है। उन गैस लाइट्स को डिम करता है और इनकार करता है, और उसका मकसद ये होता है कि उसकी वाइफ ये समझे कि वो पागल हो रही है। सो एज अ नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव टैक्टिक, गैस लाइटिंग ये है कि सच को छुपाना इस अंदाज में कि जो विक्टिम है वो इस तरह सोचने पे मजबूर हो जाए कि जो रियल में हुआ है वो रियल में नहीं हुआ। और ये चीज़ अजियतनाक तो उस टाइम पर है ही, तकलीफ दे तो है ही कि वो कंफ्यूज्ड फील कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मेंटल इलनेसेस की तरफ भी ले जा सकती है, जिसमें मेमोरी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी शामिल है। तो ये सारी हमने तकरीबन 20 मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स हमने देखी हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब क्यों है, ये सब क्या हो रहा है। हमने एक जगह पर सॉफ्ट कॉर्नर भी डिस्कस किया है नार्सिसिज्म के लिए कि दे लैक एम्पैथी, दे हैड प्रॉब्लम्स इन देयर पास्ट, इन देयर चाइल्डहुड। सो अब यहाँ पर हम वो चीज़ें भी देख रहे हैं जो शदीद तकलीफ दे हो सकती हैं। सो हमने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हमने देखे थे कि आर नार्सिसिस्ट बैड पीपल? नो, राइट? इज देयर प्रॉब्लम पेनफुल और आर दे प्रॉब्लमैटिक? यस। जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं वो तकलीफ दे हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। सो इस तरह से हमने चीज़ों को देखना है। हमने बाउंड्रीज की बात की थी कि अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए वी हैव टू क्रिएट सम बाउंड्रीज, वी हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज। और इस पर आगे चलकर हम बात करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए जब आपको इस तरह का इमोशनल अब्यूज फेस करना हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि जो नार्सिसिस्ट्स हैं अब वो इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होते हैं। प्रॉब्लम मेन ये है कि सिक्योरिटी का ना होना, सिक्योरिटी का ना मिलना इनसिक्योरिटी है उनकी। हमने बात की थी ईगो फ्रेजाइल होती है और वो सुपीरियरिटी को मास्क कर रहे होते हैं, दे आर सुपीरियर। उन्होंने एक मास्क चढ़ाया होता है उस फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम को, उस वल्नरेबिलिटी को, उस इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए। एक एरोगेंस का मास्क दुनिया के सामने उन्होंने पहना होता है। और जब आप उनसे बात करें वो बस अपनी ही बात कर रहे होंगे, दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स। और उनका डिमांड ये होगा कि उन्हें अप्रिसिएशन मिलती रहे, उनकी तारीफ होती रहे, और इस तरह से खुद को अपीयर करेंगे जैसे उनकी बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम है, हाई सेल्फ एस्टीम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट दे आर ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी। किसी शख्स को क्यों ज़रूरत पेश आएगी कि वो शो करे, वो अपीयर हो इस तरह से कि उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। सो इस सब के पीछे, इस मास्क के पीछे जो इनर कोर है वो इनसिक्योरिटी का है। दे आर ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी। इस चीज को हम देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं अटैचमेंट स्टाइल्स में भी। और जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को और सिम्टम्स को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे। सो नार्सिसम के साथ जो बहुत सारे लोग हैं, हमने पॉजिटिव नार्सिसम भी देखा है
और उसका जो पैथोलॉजिकल साइड है वो भी देखा है। तो बहुत सारे लोग जो नार्सिसिज्म के स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी की लॉन्ग टर्म की फीलिंग्स होती हैं। इस सुपीरियॉरिटी और इंटाइटलमेंट के फैकेट के पीछे एक इनसिक्योरिटी होती है। अब इसकी निशानी किस तरह से नजर आ सकती है कि देखें, क्रिटिसिज्म जो होता है लाइफ में वो मस्ट होता है। हमें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी हद तक जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और अक्सर क्रिटिसाइज करने पे इन अ कंस्ट्रक्टिव वे लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें अपनी मिस्टेक का पता चल गया, राइट। लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म को सेंसिटिवली लिया जा रहा होता है। ये भी एक इनसिक्योरिटी की निशानी है। यानी जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, कोई चीज़ आप डिस्कस करते हैं, बताते हैं, देयर आर चांसेस कि वो उसको अटैक समझ लेंगे। सो मेनली दिस डिसऑर्डर इज ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी इस तरह से है कि परफेक्ट से नीचे कोई भी अगर चीज़ है तो वो उन्हें कबूल नहीं है। यानी वो परफेक्ट से नीचे होना कबूल नहीं करें। तो ये चीज़ आगे चलकर फिर जो मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकती है, जो कि तीनों ही बहुत कॉमन होते हैं एनपीडी में। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमन है। एक लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस पाया जा सकता है, एंजाइटीज हो सकती हैं, उन्हें होती हैं, और दे फील डिप्रेस्ड, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमने सारा अब्यूज का जो बिहेवियर है, जो टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, अब इस सब से कैसे निकला जा सकता है। यानी जो विक्टिम है वो इस साइकिल को कैसे एंड कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेटजीज गिवन है। सबसे पहले कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप इमोशनली अब्यूज हो रहे हैं। इस चीज़ को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम है उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि अब्यूज है क्या। नार्सिसिस्ट जो है वो अपने विक्टिम को ब्लेम करते हैं। अगर वो इन चीज़ों से हर्ट फील करते हैं या क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और वो ये भी उन्हें बताते हैं कि आपको हमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा कभी। उनको गैस लाइट भी करते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रियलिटी है वो सही नहीं है, यानी जो उन्होंने देखा है वो बात वो सच ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कि जो अब्यूज है वो हुई ही नहीं। वो इस तरह से गैस लाइट भी करते हैं। सो ये चीज़ ज़रूरी है पहले स्टेप में कि अब्यूज को समझा जाए। आपके साथ जो अब्यूजिव एक्शंस हुए हैं आप उन्हें नोट डाउन कर लें। आप उन्हें भूले नहीं, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि आप भूल जाएं, वो गैस लाइट कर रहे हैं। सो आपने वो चीज़ें अपने पास लिख लेनी है, सारी जो तकलीफ दह चीज़ें हो सकती हैं वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। क्योंकि आपको ये यकीन करवाया जाएगा कि आप भूल गए हैं, और जो चीज़ें हैं वो तो इस तरह हुई ही नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जो मैनिपुलेटर्स हैं वो आपको इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं। सो वो चीज़ें सारी आपने लिख लेनी है अपने पास। और जब आप ये चीज़ समझ लेंगे कि जो लव बॉम्बिंग थी, जो चीज़ स्टार्ट हुई थी कि आपको वैल्यू किया गया था, कि वो सब, वो जो कनेक्शन था वो एक फ्रंट था सिर्फ, वो एक शो था।
जो आपको दिखाया गया, और अब उसके पीछे जब आप सारी डीवैल्यूएशन, आपको डिस्कार्ड किया जाना, आप आपको डिस्कार्ड किया जा रहा होता है, तो ये जब आप पैटर्न देख लेते हैं तो आप इस रिलेशनशिप से हटने का, बाउंड्रीज बनाने का या छोड़ देने का जो सफ़र है वो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है और आपने वो चीज़ें याद रखनी है। देन आप बाउंड्री सेट करते हैं। जो नार्सिसिस्ट हैं वो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते हैं, उन्हें कोई आपकी परवाह नहीं होती, उन्हें आपकी बाउंड्रीज की कोई परवाह नहीं होती। वो बेफिक्री से आपकी बाउंड्रीज वायलेट करते जाएंगे, आपके पर्सनल स्पेस को वो वायलेट करते जाएंगे, उन्हें इस बारे में कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, उन्हें अपने अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपको अब बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। नार्सिसिस्ट आपकी जो बाउंड्री की नीड्स हैं वो नहीं समझ सकते हैं, आपने ये चीज़ समझनी होगी। तो आपने कुछ ग्राउंड रूल्स बना लेने हैं जब आपकी उनसे बातचीत होती है, जब इंटरेक्शन होती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नार्सिसिस्ट को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन जब आप उन्हें ये बताएंगे कि इस चीज़ से, बाउंड्री से अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है फ्यूचर में वो इम्प्रूव हो जाएगी, आप अच्छे अंदाज में बातचीत कर सकेंगे, तो देयर आर चांसेस कि वो समझ जाएंगे। तो बहरहाल आपने बाउंड्रीज ज़रूर सेट करनी है, क्योंकि विक्टिम इज द वन हु इज being emotionally abused and getting harmed, right? So उन्होंने बाउंड्रीज सेट करनी है। गेट योर गार्ड अप। नार्सिसिस्ट जब फाइट करते हैं वो बहुत बुरी तरह से फाइट करते हैं, जब वो हर्ट फील करते हैं, सो आपने उनसे यही एक्सपेक्ट करना है। वो स्मीयर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, वो दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइम। वो आपके फ्रेंड्स, ये वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, इवन जो आपके को वर्कर्स होते हैं वो उन सब में, उन सबको जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। आगे चलकर वो स्मीयर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी उन सबको आपके खिलाफ कर देंगे किसी ना किसी तरह से, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा ये चाहते हैं कि जो सारे लोग हैं वो उनकी साइड हो जाएं, उनको रॉन्ग ना समझें। लेकिन अगर आप पहले से इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो आप इस टैक्टिक को काउंटर कर सकते हैं, आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर आप देखें कि नार्सिसिस्ट आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं और वो उसको पूरा नहीं करते, आप उनसे एक्शन की डिमांड करें। पहली चीज तो ये है कि वो, आप जिस तरह से हमने टैक्टिक्स देखी हैं सारी, वो तो मान ही नहीं रहे होंगे किसी चीज के बारे में, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होंगे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आपको ब्लेम कर रहे होंगे, वो खुद विक्टिम बन रहे होंगे इस सब को। तो जब आप इस सब के लिए बाउंड्री सेट करने लगेंगे तो हो सकता है वो आपसे कुछ प्रोमिसेस करें, तो आपने उन प्रोमिसेस को एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि आपने एक्शन की डिमांड करनी है। बदकिस्मती से वो जो कहते हैं उसे फॉलो ही नहीं करते, यानी वो आपकी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस कायम कर देंगे कि फ्यूचर में वो इस तरह से बिहेव करेंगे, ये सब कुछ होगा, तो वो फॉलो करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं नार्सिसिस्ट के साथ और अब्यूज साइकिल को भी रोकना चाहते हैं, तो आपने फौरन से चेंज डिमांड करनी है, ये जरूरी है।
क्योंकि आप रेगुलरली अगर अब्यूज होते जा रहे हैं इमोशनली, ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग, हार्मफुल और डेंजरस हो सकती है। सो आपने इसके लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने हैं। अगर आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये आपने करना होगा, आपने बाउंड्रीज बनानी होगी और आपने जो बिहेवियर्स हैं उनके, उसमें इमीडिएट चेंज डिमांड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज गेट हेल्प। अगर इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में आप हैं तो आपके लिए इसको छोड़कर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, जैसे कि हमने मैनिपुलेटिव जो टैक्टिक्स है उसमें भी देखा कि वो आपको सपोर्ट से दूर कर रहे होते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली इस बारे में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इन सारे मैटर्स को समझ लेंगे, शायद आपको कोई मशवरा दे दें किसी चीज़ के बारे में, लेकिन जो एक ट्रेन थेरेपिस्ट होगा जो इन सारे मामलात को समझता होगा, या कोई ऐसे लॉयर्स होंगे इस फील्ड से रिलेटेड, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, नॉन प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो आपको इन रिसोर्सेज तक जाना पड़ सकता है कि जो लोग एब्यूजिव रिलेशनशिप्स पे वर्क करते हैं, आपने उनसे हेल्प सीख करनी होगी, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ क्या होती है, नार्सिसिस्टिक अब्यूजर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ये लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, साइकोथेरेपिस्ट्स, लॉयर्स, ये इन चीज़ों को समझते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप इस सब से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। और पॉइंट नंबर 6 कि आप बताए बगैर वॉक अवे कर जाएं, क्योंकि जब आप कन्फ्रंट करेंगे, जब आप उनसे बहस करेंगे, उसका कभी भी अच्छा नतीजा नहीं निकलना। अगेन वही सब कुछ होगा, उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो इस तरह शो करेंगे जैसे वो आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस से आपको किसी ना किसी तरह से रिलेशनशिप में वापस ले आए। होता ऐसे है कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो ये शो कर सकते हैं कि उन्हें अफसोस हो रहा है, वो ये बता सकते हैं कि वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो फिर से उन्हीं बिहेवियर्स में वापस चले जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बाउंड्रीज की बात करते हैं तो जो नार्सिसिस्ट हैं वो जिस अंदाज में रह रहे होते हैं, जिस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, वो उन बिहेवियर्स, उन मैनिपुलेशंस को नहीं छोड़ना चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उन बाउंड्रीज के साथ आपके साथ रहना। तो चांसेस आर देयर कि अगेन वो बाउंड्रीज तोड़ी जा रही होंगी, या फिर वो खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे, क्योंकि जब उन्हें नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिल रही होगी तो चांसेस आर देयर कि वो खुद ही इस रिलेशनशिप से निकल जाए। अब बहुत सी जो विक्टिम्स हैं, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज के सर्वाइवर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप को चलाया जाए, और ये मुमकिन भी हो सकता है कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो चेंज हो जाएं, जो प्रॉपर बाउंड्री सेट की जाएं, प्रॉपर एक्सपेक्टेशन सेट की जाएं, तो चांसेस आर देयर कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएं और रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। चांसेस कैन बी देयर। लेकिन जब आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं और उस रिलेशनशिप से वो सब कुछ उस नार्सिसिस्ट को नहीं मिल रहा जो वो चाहता है, जब उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो खुद भी इस रिलेशनशिप में शायद नहीं रहना चाहेगा। तो फिर इस केस में दोनों साइड्स के लिए ये बेहतर होता है कि वो इस रिलेशनशिप को एंड कर दें,
कि दोबारा से फिर उसी अब्यूज में जाने की बजाय वो दोनों इस रिलेशनशिप को एंड कर दें। तो अगर आप इस डिसीजन तक पहुंच चुके हैं कि आपने रिलेशनशिप को एंड करना है, तो एक एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? हमने देखा कि ज़्यादातर तो ये होता है कि नार्सिसिस्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, और जब आप इससे एग्जिट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होती है कि आपने, जब आप जा रहे हैं, मोस्ट ऑफन जो है ये चीज़ें, वैसे तो दोनों जेंडर्स के साथ हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफन देखा जाता है कि वो फीमेल्स के साथ होती हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज दोनों को फेस करनी पड़ रही होती है। अगर हम इसको जेंडर वाइज देखते हैं, मोस्ट ऑफन ऐसा होता है वो फीमेल्स के साथ होती है, कभी वो मेल्स के साथ भी हो रही होती है। सो अगर आप लीव करने वाले हैं तो आपने कुछ फैक्टर्स अपने सामने रखने हैं कि आप जब जा रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, प्लेस आपके माइंड में होना चाहिए, और जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें से कौन सी चीज़ें आपने साथ रखनी है और कौन सी आपने रिमूव कर देनी है। आपके पास मनी होना चाहिए। अगर आप ज़ाहिर है मूव कर रहे हैं, आपने वहाँ रहना होगा, आपके पास अपना खर्चा होना चाहिए। सो जब आप एग्जिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। तो चूंकि आप एक तकलीफ में हैं, आप एक परेशानी में हैं, ऑलरेडी आप इमोशनली अब्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर आपने जजमेंट की परवाह नहीं करनी कि लोग कैसा रिएक्शन देंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग आपको जज करेंगे। जब आप फैसला कर चुके हैं कि आपने एग्जिट करना है एक रिलेशनशिप से, राइट, और वो इमोशनली ड्रेनिंग है, तो फिर आप आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे और वो आपको जज करेंगे या वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ सिर्फ आपके बारे में है, आप ही इस चीज़ को समझते हैं, राइट। सो ये डिसीजन आपने लेना होगा। सो इस चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी के सामने खुद को जस्टिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है, राइट। ये आपका अपना फैसला होगा, और आप अपने इन सब प्लान्स को प्राइवेट रख सकते हैं। इवन जिस शख्स को आप छोड़ रहे हैं, जिस नार्सिसिस्ट को आप छोड़ रहे हैं, उससे भी आप प्राइवेट रखेंगे इन चीज़ों। और इस बारे में आपने बहुत केयरफुल होना है कि आप अपने प्लान्स किसके साथ शेयर करें, किस फैमिली मेंबर के साथ आप ये बात शेयर कर रहे हैं, किस क्लोज फ्रेंड के साथ ये बात आप शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपने बहुत केयरफुल होना है। सो दिस इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज के विक्टिम रह चुके हैं और आपने इस इमोशनल अब्यूज को फेस किया है, तो आप इससे रिकवर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि इसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, इसको माइंड में रखना ज़रूरी है, इसको तस्लीम करना कि आपने इमोशनल अब्यूज़ फेस किया है, और ये जो इमोशनल अब्यूज़ है इसको एक्नॉलेज किया जाना, ये फर्स्ट स्टेप होता है। आपके पास अब वो सारे अकाउंट्स हों, वो सारी चीज़ें आपके पास इन रिटन फॉर्म हो, ताकि गैस लाइटिंग के थ्रू या जो ब्लेम आप पे डाले जा रहे हैं उनके थ्रू कहीं वो आप भूल ना जाएं वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इमोशनली पेनफुल और ड्रेनिंग रह चुकी हैं। इसी तरह से आपने नेक्स्ट स्टेप में बाउंड्री सेट करनी है अपने पार्टनर से। बाउंड्री सेट करनी है आपने, ये आप एक तरह से उस अब्यूज से रिकवर कर रहे हैं कि अब आप उससे दूर हट रहे हैं, आप उससे वापस अपनी लाइफ में आ रहे हैं, और आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। इमोशंस जो हैं अब आपने उनको प्रोसेस करना है। अब जो पेन, जिस पेन से आपने गो थ्रू किया है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया है,
आप एक्सप्लॉइट हुए हैं, आपने एक तरह से एम्बिग्विटी फेस की है, कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं काफ़ी अर्सा, आपके जो वीक पॉइंट्स थे उन पे अटैक होता रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम इस वक्त लो भी आपको फील हो सकती है, आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, आपको लगातार डीमीन किया गया है और एक खतरनाक सिचुएशन तक आप कह सकते हैं कि आप एट द एंड ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज पहुंचे होंगे। तो यहाँ पर आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पेश आ सकती है कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकें। देन आपने अपनी ज़ात पे फोकस करना है, अपनी नीड्स पे फोकस करना है, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस अंदाज में आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को एंड करने के बाद या बाउंड्री सेट करने के बाद आप खुद को उस अब्यूज से रिकवर कर सकते हैं।